जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा बाला सर आज आपके लिए कूटनीतिक विषय को लेकर के आया हूं, जहां यह जानना जरूरी होता है कि अगर हमारा पड़ोसी के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। ये जरूरी होता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक नीति और कूटनीति के अंतर्गत आता है कि अपने पड़ोसियों को हमेशा एकजुट करके रखना चाहिए। इससे आपको एक नहीं बहुत सारे फायदे होते हैं और आचार्य चाणक्य ने भी यह बात कहा है कि एक विदेश नीति को बहुत ही व्यापक पैमाने पर आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत किया है, जहां पर उन्होंने बताया है 7 प्रकार के उन्होंने मित्रों की व्याख्या की है कि किस प्रकार से 7 तरीके के मित्र होते हैं या 7 तरह के ऐसे राज्य होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ मित्रता का संबंध रखना चाहिए, जिसमें पड़ोसी, आपके पड़ोसी जो भी हो उनके साथ आपको मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, यानी कि मित्रता का संबंध रखना चाहिए। उसके बाद हमेशा याद रखिए कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक कूटनीति के अंतर्गत आता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों को दर्शाता है। भारत की विदेश नीति तो शुरू से ही बहुत ही साफ रही है, जहां भारत ने हमेशा एक मित्रवत व्यवहार वाली साख प्रस्तुत की है, लेकिन भारत ने उसके बदले बहुत सारे स्थानों पर धोखा भी पाया है। इसके बावजूद भारत ने अपने मित्रता के संबंधों को बराबर बरकरार रखा है। कहते हैं कि मित्रता की मिसाल अगर हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी। कृष्ण, बहुत ही मजेदार बात है यहां पर जो आपको बताने जा रहा हूं। सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, सबको ही जानता है, और कृष्ण एक राज परिवार से थे। दोनों की मित्रता गहरी थी। कृष्ण जब चाहते तब सुदामा को राजा बना सकते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण ने क्यों नहीं किया, इसका एक छोटा सा वाकया है, छोटा सा प्रसंग है, आपको बताता हूं। जब सुदामा की पत्नी ने बार बार सुदामा से कहा कि आप बड़ा नाम लेते हो अपने मित्र का, कृष्ण 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 करते हो, वो तो राजा है, तो क्यों नहीं चले जाते हो उससे मिलने, क्यों नहीं कुछ धन की या सहायता की मांग करते हो कि जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा हमारे शर्म के नहीं आते थे कि भाई वो तो राजा का बेटा और स्वयं राजा, तो मैं कहाँ एक भिक्षु ब्राह्मण। कृष्ण पता नहीं मुझे जाने पहचाने ना पहचाने, बचपन के मित्र रहे हैं, कभी गुरुकुल में एक साथ पढ़ाई की है, हालांकि मित्रता उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी सुदामा को संदेह था, पता नहीं भाई राज परिवार और राजा हमारे जैसे नंगे फकीर ब्राह्मण को कौन पहचानेगा। और है भी, वास्तविकता भी है। आज देखिए, लोग थोड़ा सा ऊंचे पदवी पर पहुंच जाते हैं तो अपने मित्र को ही पहचानना भूल जाते हैं, वो पहचानते ही नहीं है कि हमारा मित्र कभी रहा है। तो कुछ ऐसे ही मनोभाव सुदामा के भी उमड़ रहे थे, लेकिन बार बार जब उनकी पत्नी ने उनको उकसाया, प्रवोक किया कि नहीं जाओ नहीं जाओ, जब इतना प्रिय मित्र आपका रहा है आपके गुरुकुल के दिनों में, तो जाओ एक बार प्रयास करो, प्रयास करने में क्या जाता है, मिलो जा करके। सुदामा राजी हो गए, बहुत ही अनबने मन से सुदामा चल देते हैं भाई, पूछते पूछते द्वारका पहुंचते हैं किसी तरह। और कृष्ण तो त्रिकालदर्शी थे, उनकी पत्नी रुक्मिणी वो भी देवी थी। कृष्ण ने कहा कि देखो, महल में बैठे हुए कृष्ण ने कहा कि देखो रुक्मिणी, आज मेरा मित्र आ रहा है। क्या कहा कृष्ण ने कि आज मेरा मित्र आ रहा है। तो उन्होंने कहा रुक्मिणी ने कि भगवान, आपका मित्र आ रहा है, आप भी देख रहे हो, मुझे भी आप दिखा रहे हो,
आखिरकार इस गरीब ब्राह्मण की गरीबी आप दूर क्यों नहीं कर देते हो? आप तो इतने दिनों से राजा हैं और वो बेचारा गरीब ब्राह्मण आपका मित्र है। कृष्ण ने कहा कि हाँ, ये बात सच है, मैं सुदामा की गरीबी तो जब चाहूं तब दूर कर सकता हूं, लेकिन ऐसे कैसे दूर कर दूं? तो रुक्मिणी ने कहा, ऐसे कैसे का क्या मतलब है भाई, ऐसे कैसे नहीं दूर कर सकते? तो कृष्ण ने ये बात समझाई कि देखो, हर एक कार्य का एक उचित समय होता है और वह समय अब आ गया है और सुदामा की गरीबी भी दूर होगी। अब किसी तरीके से सुदामा पहुंचते हैं और द्वार पर पहुंचते हैं, द्वारपाल से कहते हैं कि मैं कृष्ण से मिलने आया हूं। तो लोग हंस पड़ते हैं कि ये भूखा नंगा आदमी, इसकी कंकाल जैसे शरीर, और राजा को कह रहा है कि हमारे मित्र है। सब हंसने लगते हैं। सुदामा बहुत प्रार्थना करते हैं और उनके बहुत प्रार्थना करने पर जब द्वारपाल संदेश पहुंचाता है कृष्ण के पास कि महाराज कोई आपसे मिलने आया है और उसका नाम, अब कृष्ण को तो सब कुछ पता है, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको तो पता है कि हाँ भाई सुदामा जो है मिलने आ रहे हैं, लेकिन वो अभी भी मिलने के लिए नहीं जाते हैं, वो अभी भी उस उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। अब तो कहते हैं क्या नाम है, नाम बताते हैं, भाई महाराज जो है एक व्यक्ति आया है, बहुत ही जर्जर स्थिति में है और वो आपको अपना मित्र कह रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद वह कोई पागल हो गया है, कोई सठियाया हुआ व्यक्ति है जो ऐसी बात कह रहा है। जब तक वो ये आकर के संदेश देता है तो सुदामा के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। कृष्ण मुझे पहचानेगा नहीं पहचानेगा, मिलूं या ना मिलूं, पता नहीं वो मुझसे मिलने से इनकार न कर दे। क्योंकि सुदामा जब देखते हैं कि मथुरा की भव्यता, उसकी सुंदरता, तो सुदामा के दिमाग और भी ज्यादा डामाडोल हो जाता है। वो यह संदेश देकर के द्वारपाल को वापस लौटने लगते हैं, क्योंकि उनके मनोभाव अब उनके जो है वश में नहीं है। उनको विश्वास नहीं है कि कृष्ण मेरे से मिलने आएंगे। जब वो चल देते हैं, जैसे ही कृष्ण को यह संदेश मिलता है, कृष्ण अपना राजपाट छोड़ करके और दौड़ते हुए सुदामा से मिलने के लिए वैसे ही नंगे पांव चल देते हैं। तब तक सुदामा एक बाजार के बीच में पहुंच चुके होते हैं। अब वहां पर जब सुदामा को कृष्ण पीछे से देख आवाज देते हैं और मिलते हैं, तो वह जो सीन है, जो दृश्य होता है सुदामा और के मेरा, बहुत ही यादगार हो जाता है। इसीलिए आज भी मिसाल दी जाती है कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा के जैसी हो। और वह मिलन इतना अद्भुत मिलन होता है, वह इतना अद्भुत मिलन होता है कि सुदामा का पूरा जीवन बदल जाता है। सुदामा चावल लेकर के आए थे, 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी पहले कृष्ण ने जब खाया, अब वो तो शर्मा रहे, भाई मैं गरीब आदमी चावल खिलाऊं, जो 56 भोग खाने वाला आदमी है वो ये सूखे चावल क्या खाएगा। लेकिन जब वो खाते हैं, वो कृष्ण उस 1 मुट्ठी चावल को तो सुदामा नहीं समझ पाते हैं कि इसका रहस्य क्या है। उसका रहस्य होता है कि एक लोक सुदामा के नाम पर हो गया। दूसरी मुट्ठी खाते हैं तो दूसरा भी लोक उनके नाम पर हो जाता है। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने चलते हैं, रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती हैं, बस ना बस, अगर ये 20 लोक भी दान कर तो कहां जाओगे। तो मित्र हो तो वैसा हो, मित्र हो तो वैसा हो। इसलिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है दुनिया में। इसीलिए कहा जाता है कि मित्र कम से कम एक जरूर अपने पास ऐसा होना चाहिए जो हर स्थिति परिस्थिति में आपके काम आ सके। यह घटना इसलिए इंपॉर्टेंट थी आपको बताना कि आप भी समझ सकें कि भारत के पास भी एक ऐसा मित्र होना चाहिए कि जो भारत के स्थिति और परिस्थिति में हमेशा भारत का साथ देने वाला हो। और वर्तमान में अगर आप देखें तो रसिया एक ऐसा देश रहा है जो भारत के हमेशा मित्र के रूप में हर समय भारत के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान वाले युद्ध में भी भारत ने रसिया की मदद से ही उसको गाजी पनडुब्बी जो अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को, उसको उड़ा दिया था। तो 26 मार्च 1971 की घटना जो आपको बताने जा रहे हैं कि जब भारत की आजादी हुई, भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से,
तो क्या हुआ कि ये फैसला हुआ कि जो स्टेट भारत के साथ मिलना चाहते हैं वे भारत के साथ मिल जाएं, और जो प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान के हिस्से में जाना चाहते हैं वो चले जाएं, और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र रह जाएं। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थी जो ना तो भारत में आई थी और ना पाकिस्तान में गई थी। वो कौन कौन सी थी? जूनागढ़ की रियासत पहली, दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा था कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस के बल पर भारत में मिलाया गया, यानी आर्म फोर्स के द्वारा, और जूनागढ़ की रियासत ने स्वयं विलय कर दिया भारत में, और कश्मीर तब पर भी अटता रहा। हालांकि बाद में उसको समझ में आ गया कि उसने क्या गलती की है। तो उसी के कुछ समय पश्चात बांग्लादेश निकल करके आता है। 26 मार्च 1971 को जब बांग्लादेश को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। जो पश्चिम बंगाल होता है वो हिंदू बहुल क्षेत्र होता है, जो पूर्वी बंगाल होता है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है। अब यहीं से स्थिति काफी विकराल हो जाती है। तो ये एक ऐसी स्थिति में इसको डिवाइड किया गया था कि जो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या को खड़ा किए हुए थे। और जब 26 मार्च 1971 को भारत से अलग होकर के एक अलग राष्ट्र बांग्लादेश बनता है, उस समय से भारत और बांग्लादेश के संबंध कभी बने हैं, कभी बिगड़े हैं, कभी बने हैं, कभी बिगड़े हैं। यह राजनीतिक स्थिति और वहां के तत्कालीन या वहां के मौके पर जो उपस्थित वर्तमान की जो राजनीतिक स्थिति और जो नेता रहे, ये उनके ऊपर निर्भर रहा है। शेख हसीना जब से सत्ता में आई हैं, उनका पूरा प्रयास रहा है कि भारत के साथ जो है बांग्लादेश के संबंधों को बेहतर बना करके रखा जाए। तो ये उठापटक हालांकि भारतीय और बांग्लादेशी राजनीति के बीच में होती रही है। फिलहाल ये कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश को अपना मित्र बना करके रखा जाए, क्योंकि इधर पाकिस्तान जो डिस्टर्ब करता है, उधर चाइना डिस्टर्ब करता है। इसलिए जरूरी है कि, और ये नेपाल तो कभी बहकावे में आ जाता है, कभी उसका तो कुछ पता नहीं है। सेम परिस्थिति श्रीलंका की हो गई थी। तो कम से कम कोई तो पड़ोसी देश ऐसा होना चाहिए जो हमेशा अपने साथ रहे। चाइना तो कभी साथ आने वाला है नहीं, उसकी ही सारी किया कर आया है। अब यहाँ पर जो है क्या होता है कि भारत ने जो कोशिश की, तो भारत ने एक एक्ट ईस्ट नीति के तहत क्या किया कि पूर्वोत्तर के साथ साथ बांग्लादेश को भी हमेशा लाभ देने की कोशिश की है। लेकिन 1965 से पहले की परिस्थिति कुछ और थी, लेकिन बाद में भारत का यह पूरा प्रयास रहा है कि बांग्लादेश को हमेशा भारत से लाभ मिलता रहे। अब एलबीए क्या हुआ कि ये जो है एलबीए एक भूमि सीमा समझौता है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया था। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश के अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे, चटगांव और मोंगला। यहां से क्या हुआ था कि भारत के संबंध जो थे वो कट गए थे, और उस परिस्थिति में काफी नुकसान भारत का भी हुआ था और बांग्लादेश का भी हुआ था। लेकिन जब ये भूमि सीमा समझौता संपन्न होता है सफलतापूर्वक, तो क्या होता है कि ये जो मोंगला और चटगांव बंदरगाह हैं, यहाँ पर और बहुत सारे अवसर उत्पन्न होते हैं। व्यापारिक क्रियाएं यानी कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वह भी स्टार्ट होती है, और अब इसका लाभ दोनों देश उठा रहे हैं, यानी बांग्लादेश भी उठा रहा है और भारत भी उठा रहा है। इसके साथ साथ मोदी सरकार ने एक त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाने का प्रयास किया, जिसमें बहुत बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया है। यह जो त्रिपक्षीय राजमार्ग है ये क्या है? भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ता हुआ एक ऐसा कनेक्टिविटी कॉरिडोर है जो कि वियतनाम को आगे जाकर के जोड़ेगा। तो मोदी सरकार ने क्या किया कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड के एक त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण कराना शुरू किया। इसके काफी हिस्से बन गए हैं, लेकिन जो म्यांमार की राजनीतिक स्थिति है वर्तमान की, वह इसमें काफी बाधा डालने वाली है, क्योंकि यह परियोजना जो है अगर म्यांमार भारत का साथ दे दे तो चाइना फेल हो जाए, लेकिन म्यांमार भी बिल्कुल नेपाल की तरीके से चाइना के बहकावे में आ जाता है। वहां पर भी राजनीतिक स्थिति परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो फिलहाल क्या है कि यह वियतनाम को जोड़ता है। अब यहाँ पर जो एस जयशंकर है, एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उनकी बहुत ही अच्छी विदेश नीति पर पकड़ है,
और जो है एस जयशंकर जो भी नीतियां बनाते हैं, ये जहां भी एस जयशंकर, अजीत डोभाल जैसे लोगों ने अपना दिमाग लगा दिया है, वहां पर पूरी बाजी ही पलट गई है, पासा ही पलट दिया है उन्होंने पूरे खेल का। और यहाँ पर भी एस जयशंकर ने अपना ऐसा दिमाग लगा दिया है कि कुछ भी कर ले म्यांमार, कुछ भी कर ले म्यांमार, लेकिन इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को वह पूरा होने से रोक नहीं पाएगा, कितनी भी राजनीतिक स्थितियां वहां पर उलट पलट हो। तो इन्होंने, यानी कि जयशंकर जी ने, जयशंकर ने इस कॉरिडोर पर काफी जोर दिया है, क्योंकि वह चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस त्रिपक्षीय राजमार्ग को वियतनाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन वही है जो मैंने आपको बताया कि जो म्यांमार की राजनीतिक स्थिति है वह इस परियोजना में बाधा डाल रही है। हालांकि इस पर काफी जोर दिया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके इसको जोड़ा जा सके, कंप्लीट किया जा सके। यह त्रिपक्षीय जो राजमार्ग है, ये देखिए कहां से, जब यह पूरा हो जाएगा तो दक्षिण पूर्व एशिया से होकर के यह भारत को आएगा, यह भारत को जोड़ेगा। कहां से? दक्षिण पूर्व एशिया से होकर के। आइए थोड़ा सा इस पर और समझते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका चटगांव और मोंगला बंदरगाह। दूसरा है कि भूमि सीमा समझौता कौन से दो देशों के बीच हुआ। तो ये जो होता है किसके किसके बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। और जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिससे भारत और बांग्लादेश दोनों लाभ उठा रहे हैं वह है चटगांव और मोंगला। इसके साथ साथ जो मोदी सरकार ने जो यह पूर्वोत्तर को, उत्तर पूर्व को लाभ देने के लिए जो प्रयास किया है, जिस त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण कर रहा है उसका नाम है भारत, म्यांमार और थाईलैंड। यह कौन से देश को जोड़ेगा? तो यह जोड़ेगा पूर्वोत्तर से होता हुआ वियतनाम को जोड़ेगा। और इसके साथ साथ यह दक्षिण पूर्व एशिया से होता हुआ भारत को आएगा। यानी कि ये जो 3-4 जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी के जीएस से रिलेटेड हैं या प्रीलिम्स में आ सकते हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। और इस पर आप कितना हद तक आप इस बात को समझ पाए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारा प्रयास है हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों से संबंधित और अधिक कुछ विशेष और परीक्षा प्रयोगी सामग्री आपके सामने ला सकें। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नए सामग्री के साथ, कुछ नया स्टडी मटेरियल के साथ, कुछ नए जनरल स्टडी के साथ। फिलहाल आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। यूपीएससी सीएससी इज वेटिंग फॉर यू। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।